नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है इजी प्रूफ के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने शुरुआत किया था त्रिभुज कक्षा 10 का अध्याय नंबर 6 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने चर्चा तो किया था। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, त्रिभुज समझा था कि त्रिभुज क्या होता है, इसके प्रकार देखे थे, सर्वांग समता देखा था, समरूपता देखा था, सर्वांग समता और समरूपता के बीच में अंतर देखा था और समरूपता की चर्चा करते हुए हमने आगे बढ़ा था और हमने देखा था दो आकृतियों के लिए समरूपता की क्या कंडीशन होती है। हमने देखा था कि अगर दो बहुभुज हैं और दोनों बहुभुज अगर उनमें भुजाओं की संख्या समान है तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, तब वो दोनों बहुभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। यहाँ पे दोनों कंडीशन होना चाहिए, यानी कि संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, संगत भुजाएं भी समानुपाती होना चाहिए। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और त्रिभुज पे समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज भी एक बहुभुज है, तो चलिए इस चर्चा को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि त्रिभुज के लिए समरूपता की क्या स्थिति होती है, क्या कंडीशन होता है। यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उसके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। जैसा कि पिछले हमने दूसरे आकृति के लिए, बहुभुज के लिए समझा था, वैसा ही त्रिभुज के लिए भी है। तो इसका मतलब क्या है, हम चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो दो त्रिभुज यहाँ पे हम बना लेते हैं। इसको कॉपी करके हम दूसरा एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे ये कॉपी और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, इन दोनों को नाम देते हैं त्रिभुज का। इस त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं ABC, इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं PQR। तो ये कह रहा है कि त्रिभुज के संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण का क्या मतलब है, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे त्रिभुज ABC है, ABC, और त्रिभुज क्या है, PQR है। हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, A से B तरफ जा रहे हैं, B से C की तरफ जा रहे हैं और C से A की तरफ जाएंगे, मतलब ये बंद हो जाएगा, फिर A आ जा रहा है, यानी कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष को हम निरूपित ऐसे कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, P से Q की तरफ जा रहे हैं, Q से R की तरफ जा रहे हैं, यानी कि PQR कर रहे हैं। तो अगर हम संगत कोण की बात करें तो A के साथ क्या संगत है, A के साथ संगत है, A के साथ P संगत है, Q के साथ यहाँ पे देखिएगा, ये B के साथ Q संगत है और C के साथ R संगत है। अगर हम इसको ऐसा लिख रहे हैं तो अगर इस चीज को हम ऐसे लिख दें कि त्रिभुज ABC और हम लिख दें त्रिभुज QPR। अब क्या कर रहे हैं, हम Q से P की तरफ जा रहे हैं और P से R की तरफ जा रहे हैं। तो इस स्थिति में संगत कोण क्या होंगे, A का संगत होगा Q, B का संगत होगा P और C का संगत होगा R। तो संगत का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि संगत कोण हम किसको बोलेंगे। अगर त्रिभुज ABC लिख रहे हैं और PQR लिख रहे हैं तो A के P और B का Q और C का R संगत कोण होगा। तो इस आकृति में क्या हो जाएगा, इस आकृति में देखिएगा, A का संगत P, B का संगत Q और C का संगत R बना रहे हैं हम। तो ये जो संगत कोण है ना, ये बराबर होने चाहिए। तो हम अगर इसकी समरूपता की बात करेंगे, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। अगर हम कहें कि त्रिभुज ABC में, ABC और त्रिभुज PQR में कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के, और साथ ही साथ संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो अब संगत भुजाएं कैसे हम ढूंढेंगे, किसका संगत क्या है। अब इस त्रिभुज के नाम से ही देखते हैं। A के बाद हम B की तरफ जा रहे हैं तो AB, इसमें P के बाद Q की तरफ जा रहे हैं तो PQ, इसके ये दोनों संगत भुजाएं होंगे। AB और PQ संगत भुजाएं होंगी। तो AB बट्टा PQ का अनुपात AB बट्टे PQ, ठीक है। इसके साथ साथ अब दूसरी संगत भुजा को देखते हैं। दूसरी संगत भुजा क्या हो जाएगी, BC, इसमें क्या हो जाएगा, QR, BC बट्टे QR, और इसके बाद तीसरा संगत भुजा क्या हो जाएगा, AC बट्टे PR। ये क्या है, समानुपाती है, एक ही अनुपात में है, अर्थात ये तीनों बराबर हैं। तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QPR के, क्योंकि यहाँ पे A संगत है। हमने A बराबर लिखा है P, A कोण A P के बराबर है, कोण A Q के बराबर नहीं है। तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लिखना समझ गए। संगत कोण किसको कहेंगे, कैसे करेंगे, कैसे संगत कोण कैसे पहचानेंगे, इसको आप समझ गए, और संगत भुजाएं हम कैसे पहचानेंगे, इसको आप समझ गए होंगे। तो कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ है उसको हमने कर दिखाया। यदि इसके संगत कोण, जैसे मान लीजिए B का संगत Q
और C का संगत R अगर बराबर नहीं है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होंगे। ठीक है, इसी प्रकार भुजाओं का अनुपात अगर समान नहीं होगा तो भी वो समरूप नहीं होंगे। दोनों कंडीशन होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि यहाँ त्रिभुज में जो ये बहुभुज त्रिभुज है तो इसमें अगर संगत कोण बराबर है ना तो संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होगी ही होगी। कैसे होंगी, चलिए इस चीज को देखते हैं। अगर संगत कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे त्रिभुज की स्थिति में। अब यहाँ पे हमें कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इस चीज को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें लिखा हुआ कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात स्वयं समान रहता है। अब देखिए इस चीज को आप पढ़ के समझे क्या कि ये क्या कह रहा है। दो समान कोणिक त्रिभुज, अब इसको देखिए कि समान कोणिक त्रिभुज का मतलब क्या होता है। समान कोण माने समान कोण वाले दो त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाएंगे। अगर ऊपर हम यहाँ पे चित्र में अगर देख रहे हैं तो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समान कोणिक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनकी स्थितियां लिखी है कि ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, यहाँ पे कोण लिख देते हैं, और कोण सी आर के बराबर है, यानी कि ये समान कोणिक है। तो जब समान कोणिक होंगे तो इनकी भुजाएं समानुपाती होगी, जैसा कि मैंने आपसे ऊपर कहा समानुपाती होंगी, यानी कि ये स्थिति इसको फॉलो करेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रख लीजिएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम फिर से दो त्रिभुज बना लेते हैं जो समान कोणिक हो। यहां पे हम दो त्रिभुज बनाते हैं जो दो समान कोणिक त्रिभुज होंगे। ये दूसरा त्रिभुज यहां पे हम बना लेते हैं। ये दो त्रिभुज हमारे हो गए। अब दोनों को हम नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं डी ई एफ। अगर हम कहें कि कोण ए बराबर है कोण डी के, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, और ये त्रिभुज डी ई एफ में, तो ए के संगत क्या है, डी है। तो कोण ए डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है। अगर इतना हमको दिया हुआ है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, इस बात को ध्यान रख लीजिए। तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा डी ई बराबर होगा बी सी बट्टा ई एफ बराबर होगा ए सी बट्टा डी एफ के। ठीक है, इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं। थेल्स एक गणितज्ञ थे जिसको कहा कि उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया था। तो चलिए इसके बाद हम थेल्स प्रमेय को देखते हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही है। किसी भी बोर्ड का आप एग्जाम उठा लीजिए, थेल्स प्रमेय से प्रश्न आने ही आने हैं। ये थेल्स प्रमेय डायरेक्ट भी उठ के आ जाता है 5 नंबर के रूप में कि थेल्स प्रमेय के कथन को लिखिए और उसे सिद्ध कीजिए। तो ये क्या कहता है इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसको और किस नाम से बुलाया जाता है। ये प्रमेय 6.1 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय, या इसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। क्या है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो इन दोनों नामों को आप ध्यान रखिएगा कि इन दोनों नामों में से किसी नाम से भी कहा जा सकता है कि इसको लिखिए, इसे सिद्ध कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसके कथन को हम पढ़ते हैं, इसे समझेंगे, उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। ठीक है, तो इसका कथन क्या कहता है, ये प्रमेय 6.1 क्या कहता है, सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। आपको पहली बार में तो हो सकता है कि पढ़ के समझ में ना आए कि ये क्या कह रहा है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, 2 बार 3 बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, पढ़ के समझिएगा। ज्यामिति का खास बात क्या होता है ना कि आप अगर किसी भी ज्यामिति के प्रश्न को चित्र दिया हुआ है तो चित्र को समझ जाइए, आप उसको चित्र को देख के कि क्या कह रहा है, या आप समझ जाइए जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के। अगर पढ़ के समझ गए तो आप समझिए कि 50% प्रश्न आपका हो गया। बस उसको लिख के आपको दिखाना है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ के मैं आपको समझा देता हूं। तो इसको पढ़ के मैं आपको समझा देता हूं कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक कोई सा भी त्रिभुज है, उसमें एक भुजा के समानांतर, माने कोई 3 भुजाएं होती है, 3 भुजा के समानांतर किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचनी है। कैसे खींचनी है, समानांतर खींचनी है, और इस प्रकार से खींचनी है कि जो अन्य 2 रेखाएं बचेगी, एक खींचेंगे तो 2 और बचेंगी, तो उन 2 रेखाओं को वो काटता हुआ जाए। त्रिभुज के बाहर भी रेखा नहीं होना चाहिए, सिर्फ मतलब त्रिभुज के ऊपर नहीं होना चाहिए और त्रिभुज के नीचे भी नहीं होना चाहिए, तो काटता हुआ जाना चाहिए अन्य 2 रेखाओं को, और किस बिंदु पे, अलग अलग 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करते हुए जाना चाहिए। तो जो ये रेखा है ना, ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटेगा। एक ही अनुपात में बांटने से क्या मतलब है
कि जो बिंदु काटेगा दो अन्य भुजाओं को, उसके दोनों शीर्षों के बीच की दूरी जो है, मतलब एक शीर्ष से उस बिंदु की दूरी और उस बिंदु से दूसरे शीर्ष की दूरी का अनुपात, और फिर से उस शीर्ष, एक ऊपर वाले शीर्ष से जो दूसरे भुजा को काट रहा है उस बिंदु की दूरी, और उस बिंदु से जो तीसरा शीर्ष है उसके बीच की दूरी के अनुपात कैसा होगा? समानुपाती होगा, यानी कि एक अनुपात में होगा। तो चलिए इस चीज को हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाएंगे। हम त्रिभुज बना देते हैं। इसका कुछ आप नाम देना चाहें आप नाम दे सकते हैं, जैसा त्रिभुज बनाना चाहें बना सकते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, जो आपने पढ़ा है जैसा त्रिभुज बना सकते हैं बना लीजिए। हमने एक यहाँ पे त्रिभुज बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके कहे अनुसार इसका पहले हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब इसके किसी एक भुजा के समानांतर, या BC के खींचिए या AC के खींचिए या AB के खींचिए, किसी भुजा के समानांतर आप एक रेखा खींच सकते हैं। हम NCERT से जुड़े हुए चलेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो आंसर शीट आता है वो NCERT से ही आता है, उसी के पैटर्न पे आता है। तो NCERT से जितना हो सकेगा हम जुड़ के चलेंगे। तो जैसा NCERT में आपको सिद्ध करके दिखाया गया है वैसा हम करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम BC के समानांतर एक रेखा मान ले रहे हैं कि कोई रेखा जा रही है BC के समानांतर, जो AB को बिंदु D पे और AC को बिंदु E पे प्रतिच्छेद कर रही है। यही हमसे प्रश्न कह रहा है, यही हमसे परिमेय कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इस कथन को आप अपने शब्दों में भी कह सकते हैं, बस मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, अब देखिए ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसका क्या मतलब है? अब शीर्ष A से अब बिंदु D के बीच की दूरी क्या होगी? कुछ होगी। मान लीजिए कि ये AD है तो ये AD हो गया, और D से बिंदु B, शीर्ष B के बीच की दूरी क्या है? DB है। तो इन दोनों का अनुपात यानी कि AD बट्टे DB, और साथ ही साथ ये शीर्ष A से E के बीच की दूरी मान लेते हैं AE है, और E से शीर्ष C के बीच की दूरी क्या है? EC है। तो AE बट्टा EC का अनुपात, ये दोनों समानुपाती होंगे, यानी कि ये बराबर होंगे, AE बट्टे EC होंगे। और इसी चीज को हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम इस त्रिभुज में क्या कर सकते हैं? आप इस आकृति को देख के इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए। ऐसा कुछ करना है कि AD बट्टे DB आ जाए और AE बट्टे EC आ जाए। तो मैं आपको सीधा बता देता हूं, मैं बाद में इसका कारण बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सहारा लेंगे। क्यों लेंगे, आप जब आगे हम इसको करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए हम भाषा के साथ इसको लिख के करेंगे। जब तक आप लिख के एग्जामिनर को समझाइएगा नहीं, आपको नंबर कैसे देगा? सामने वाला को समझ में तो आना चाहिए कुछ। तो इसको हम भाषा के साथ लिखते हुए चलेंगे। यहाँ पे मैं आपको ज्यादा समझाने का प्रयास करूंगा। अगर भाषा के साथ आपको चाहिए थेल्स परिमेय कैसे सिद्ध करना है, मैं खुद हाथ से लिख कर उसको बनाया हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे एक लिंक मिलेगा और लिखा होगा PDF लिंक, उस पर क्लिक करिएगा। आप जाइएगा गूगल ड्राइव पे, गूगल ड्राइव से आप उस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा थेल्स परिमेय। जो भी आने वाली वीडियो हुआ किसी में भी, प्रत्येक वीडियो में आपको लिंक मिलेगा PDF का, तो उसको जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको सिद्ध करने के रूप में। ये AD बट्टा DB और AE बट्टा EC हमें सिद्ध करना है। तो हम जो माने हैं चलिए उसको लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं क्योंकि इसको काम पड़ेगा। अब हम कुछ लिखेंगे। हमने क्या किया है, हमने एक त्रिभुज खींचा है, तो हम मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर है किसके? BC के। BC के समानांतर हमने एक DE रेखा खींचा है। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा कि माना कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर है भुजा BC के, या भुजा BC के समानांतर हमने एक DE रेखा खींचा है। कैसा भी आप भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, बस उसका मतलब होना चाहिए जो हम इसमें दिखा रहे हैं, एक मतलब निकलना चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, DE समानांतर है BC के, या हमने भुजा BC के समानांतर एक DE रेखा खींचा जो अन्य दो भुजाओं को इस बिंदु पे काट रहा है। DE समानांतर है BC के, और DE AB को बिंदु B पे, बिंदु D पर, और AC को, और यहां पे लिख देते हैं, और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, अब हमें दिखाना क्या है, तो हम ऐसे लिखेंगे, हमें इस चीज को दर्शाना है, तो हम यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? कि
AD बट्टा DB बराबर है AE बट्टा EC के। तो हमने आपसे कहा कि हम यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए हम थोड़ा समझते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। इस चीज को मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसी के सामने लिखूंगा ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो इन चीजों को मैं मिटा देता हूं। ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसको हमने मिटा दिया, ठीक है। ये सिद्ध करना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है। सिद्ध करने वाली चीज को हम यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देते हैं। AD बट्टा DB बराबर है AE बट्टा EC के, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना है। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। कोई भी आपको एक अगर त्रिभुज दे दी तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम नीचे देखते हैं। मान लीजिए कि आपको दो त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, एक त्रिभुज और ये एक दूसरा त्रिभुज। इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री का है, इस त्रिभुज का हमें नहीं पता है कि कोण क्या है। ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि इसमें एक लंब एक आधार है। तो किसी भी त्रिभुज का हमने दो तरीका जाना है क्षेत्रफल निकालने के लिए। यदि उसमें लंब और आधार दिए होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या लिखते हैं, 1/2 आधार गुणे लंब, या आप लंब को ऊंचाई भी बोल सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज में लंब और आधार दिए होंगे तो, या नहीं दिए होंगे तो कोई ना कोई एक को आधार मानते हुए उसके सम्मुख शीर्ष से उस पर हम लंब खींचेंगे। और किसी तरीका से अगर हम लंब की लंबाई निकाल सकते हैं तो भी हम इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें आधार की भी लंबाई पता हो और लंब की लंबाई हम निकाल लें तो इस फॉर्मूला का हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि आधार और लंब हमें नहीं पता है, हम नहीं निकाल सकते, हम तो किसका प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमने कक्षा 9 में सीखा था हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र से हम उसका फॉर्मूला से हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे हम हीरोन सूत्र की चर्चा नहीं करेंगे, हम इस बात की चर्चा करेंगे 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, इस तरीके का। तो अगर मैं इस त्रिभुज का नाम दे दूं अगर आपको कि ये ABC है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 1/2। अगर इसको AB को हम लंब मान लें, BC को आधार मान लें तो गुणे BC गुणे AB हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब याद कीजिए कि हमने कक्षा 9 में क्या सीखा था कि यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखना हो तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ABC। अगर हम इसको क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं तो एरिया का AREA में से हम AR ऐसे करके त्रिभुज ABC भी लिख सकते हैं, या इसको हम छोटा में AR त्रिभुज ABC भी लिख सकते हैं। इसका भी मतलब यही होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इस संकेत का हम प्रयोग करने वाले हैं। और दो चीजें समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। इसमें अगर हम मान लें कि ये भुजा हमारा क्या है, आधार है, तो इस आधार पे हम एक लंब खींचेंगे इसके सम्मुख शीर्ष से। ये इसका सम्मुख शीर्ष ये ऊपर है, तो इससे हम इस पे एक लंब खींचेंगे। हमने क्या किया, इस पे एक लंब खींचा। इस लंब की लंबाई, या तो हमें अगर चित्र दिया होगा तो दिया हो कि लंब की लंबाई ये है, आधार की लंबाई ये है, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। या हो सकता है कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, तो हम इस फॉर्मूले में 1/2 आधार गुणे लंब का यूज करके इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब आप देखिए कि आपको एक त्रिभुज ऐसा दे दे, ऐसा, और ये इसको बोल दे PQR है, और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और QR को आप क्या कीजिए, आधार मानिए, और इस पे एक लंब खींचना है। तो इस P शीर्ष से लंब खींचना है, तो इस पे तो त्रिभुज के अंदर अंदर से इस पे हम लंब खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये खींचेंगे तो ये दूसरा कोण बन जाएगा। हमें 90 डिग्री कोण चाहिए। तो इस जो QR जो भुजा है इसको हम थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे और P से इस पे हम लंब खींचेंगे। ये किसी बिंदु पे लंब आ रहा होगा, ये हमने लंब खींच दिया। लंब की लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे और इसकी क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे अगर QR की लंबाई हमें दिया होगा तो, ठीक है। तो इन्हीं चीजों का हम ऊपर प्रयोग करने वाले हैं। ऐसे हम रचना करेंगे, ऐसा कुछ त्रिभुज पकड़ेंगे जिसमें जो भुजाओं का अनुपात लेना है वो भुजा उसमें सम्मिलित हो, और उसी भुजा पे हम लंब डालने का प्रयास करेंगे। और ऐसे कुछ त्रिभुज ढूंढेंगे जिसमें हम क्षेत्रफल का प्रयोग करके हम वैसा ला सके। देखिए, हम कुछ भी करके वैसा ला सकते हैं, बस तरीका हमारा सही होना चाहिए। हमें AD/DB और बराबर AE/EC हम ला सकते हैं। कोई भी तरीका आप अपनाइए, ला सकते हैं, बस आपका तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। तो जो पहले से सिद्ध किया हुआ है उसी चीज को हम समझ रहे हैं। आप उसी चीज को समझिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा या आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, इस चीज को हम मिटाते हैं।
अब यहाँ पे हमने तो मान लिया था कि माना कि त्रिभुज ABC है जिसमें BC के समानांतर हम DE रेखा खींच रहे हैं और DE जो है AB और AC को D और E बिंदु पे काट रही है। हमने इतना लिख लिया, हमें सिद्ध करना है वो भी हमने लिख लिया। अब हम सिद्ध कैसे करेंगे ये समझते हैं। अब देखिए इसमें हम कुछ रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे इसको देखते हैं। हम अपने सहूलियत के हिसाब से रचना करेंगे। तो हमें देखिए पहली बार देख के तो आप नहीं बता सकते कि कैसे रचना करके हम इसको सिद्ध करेंगे, लेकिन हम बाद में इसका कारण समझेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जो पहले से सिद्ध किया हुआ है उस चीज को हम समझ रहे हैं, पहले से जो NCERT में सिद्ध करके दिया हुआ है उस चीज को हम कर रहे हैं। बाद में आप जब इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर हो सकता है कभी आप दोबारा देखिएगा या इसी बात को अगर आपको याद रही ये बात तो आप समझ जाइएगा कि क्यों हम ऐसा लंब या जो भी क्यों ऐसा हम रचना कर रहे हैं जो भी हमने रचना किया है। अब देखिए हम रचना क्या कर रहे हैं। हम बिंदु D से हम AC कह लें या AE कह लें, इस पर हम एक लंब डालेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया? एक लंब डाला। फिर हम बिंदु E से AB कह लें या AD कह लें, इस पर एक हम लंब डालेंगे। हम इस पे लंब क्यों डाल रहे हैं आपको आगे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब फिर हम क्या करेंगे? शीर्ष B से E को मिला देंगे या E से शीर्ष B को मिला देंगे और D से C को मिला देंगे, या कह सकते हैं कि C से हमने D को मिलाया। इसको हम रचना में लिखेंगे कि B से E को मिलाया, C से D को मिलाया और साथ ही साथ हमने क्या किया है, इसको मान लेते हैं ये M बिंदु पे लंब है, ये N बिंदु पे लंब है, तो DM लंब है AC पे और EN लंब है AB पे। इसको रचना में और सही से लिखेंगे। आप एक बार PDF देखिएगा या NCERT को आप देखिएगा उसमें कैसा लिखा हुआ है, वैसा आप प्रीफर कर सकते हैं। मैं बस आपको समझा रहा हूं कि ऐसा लिखना है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक ऐसा त्रिभुज पकड़ेंगे जिसमें AD भुजा आएगा। AD भुजा आएगा त्रिभुज ADE में, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम लेंगे इस लंब को, EN लंब को लेंगे। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2, और इसमें हम आधार क्या ले रहे हैं? AD भुजा को ले रहे हैं, यानी कि AD और गुणे लंब क्या है? EN। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अब हमें क्या चाहिए? इसके बट्टे में DB चाहिए। तो हम एक ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें DB आ रहा हो। तो कौन सा हम त्रिभुज लेंगे? देखिए ये DB त्रिभुज में DB दो त्रिभुजों में आएगा। एक त्रिभुज में आएगा DB और E में, एक त्रिभुज में आएगा DBC में। तो हम DBC को नहीं लेंगे, हम लेंगे DBE को। आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, जब मैं बोल रहा हूं D तो D पे देखिए, B तो B पे देखिए, E तो E पे देखिए, C बोल रहा हूं तो C पे देखिए। जो बोल रहा हूं उसको देखिए, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे पेन चटा के आपको नहीं दिखा सकता। अगर व्हाइट बोर्ड होता, मैं आपके सामने होता या कैमरा से बता रहा होता तो मैं इशारे से बता सकता था। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा तो मैं प्रॉपर तरीके से आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना कि मैं क्या बोल रहा हूं। उस त्रिभुज पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम DBE क्यों लेंगे? क्योंकि E बिंदु से, शीर्ष E से इस DB भुजा पे लंब है EN। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंब की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसलिए इस त्रिभुज को चुन रहे हैं। हम त्रिभुज DBC को यहाँ पे नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने रचना इसके अनुसार किया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर 1/2 गुणे DB और गुणे EN। अब क्या करते हैं? इन दोनों को हम भाग दे देते हैं। इसमें क्या करेंगे? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 1/2 AD गुणे EN, 1/2 गुणे DB गुणे EN। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा। क्या हमारा बचेगा? AD बट्टे DB बचेगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, या इस चीज को हम एक बार और नीचे लिख के इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इतना हमने समीकरण 1 माना। अब क्या करना है? देखिए ये आ गया हमारा पहला चीज आ गया। क्या आ गया कि AD बट्टा DB हमारा आ गया। यहां से हमने AD बट्टा DB हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? AE बट्टा EC। तो इसी तरीके से हम AE बट्टा EC को भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जैसे कि हमने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। तो अब हमें एक ऐसा फिर से त्रिभुज देखना है जिसमें AE भुजा आ रहा हो। तो ADE में AE भुजा आ रहा है, और इस भुजा को अगर हम आधार माने तो लंब DM हमारा लंब बन रहा है। तो हम इसको फिर से एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2
आधार क्या मानेंगे इस बार AE, तो गुणे AE और गुणे लंब क्या है DM, तो ये DM हो गया। इसी प्रकार से हम फिर से एक दूसरा त्रिभुज लेंगे जिसमें अब हम क्या चाहिए, EC भुजा चाहिए बट्टा में। तो EC भुजा वाला यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, देखिएगा नाम पे ध्यान दीजिएगा, ECB भी बन रहा है और ECD भी बन रहा है। तो ECB को हम नहीं लेंगे, ECD को लेंगे। हम ECD को क्यों लेंगे, इसका कारण ये है कि EC भुजा को हम अगर पीछे बढ़ाएंगे तो EC भुजा पे बिंदु यानी कि शीर्ष D से DM लंब है, तो हम लंब और आधार का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे EC गुणे DM। ये लंब DM है तो DM, ठीक है। अब इस चीज को क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल हमने निकाला है इन दोनों को भाग दे देंगे। तो क्या हमारा इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा और लंब से लंब कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा AE बटे EC आ जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया, हमें जो चाहिए ना वो मिल गया है, बस इनको बराबर करना है। तो अब बराबर किस तरीके से करेंगे, देखिए AD बट्टे हमें यहाँ पे चाहिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चीज पे आप ध्यान दीजिए कि AD बट्टे DB चाहिए, तो हमें समीकरण 1 में मिल गया है AD बट्टे DB। हमें चाहिए AE बट्टे EC, तो हमें समीकरण 2 में मिल गया है AE बट्टे EC। अब इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो अब फिर से हम यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, अब इसको ध्यान दीजिए। अब कक्षा 9 पे हम फिर से जाएंगे। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं आएंगी, लेकिन अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं तो याद दिलाना पड़ता है, लेकिन आप एक बार 2 बार इसको करिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कारण समझिएगा क्यों, देखिए ये दोनों चीजें हमें समीकरण 1 और 2 से प्राप्त हो गई हैं, बस इन्हें हमें अब बराबर करना है। तो हम इसे बराबर कैसे करेंगे, चलिए इसे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 त्रिभुज लिया है। कौन कौन सा त्रिभुज लिया है, देखिएगा हमने त्रिभुज लिया है DBE और ECD, हमने 2 त्रिभुज लिया है। और ये दोनों त्रिभुज देखिएगा यहाँ पे, ये दोनों त्रिभुज एक ही समानांतर रेखा के बीच में है। देखिए ये DE एक रेखा है और ये BC एक रेखा है, ये दोनों समानांतर है आपस में, और इन्हीं के बीचों में ये दोनों त्रिभुज हैं। तो ये DE है और ये क्या है BC है, और इनके बीच में ये त्रिभुज बना हुआ है। ये भुजा DB हो गई और DBE एक त्रिभुज हमारा बन रहा है, ये त्रिभुज हो गया। और इसी के साथ साथ हमारा एक त्रिभुज बन रहा है ECD, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये ECD हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखें तो कक्षा 9 में हमने क्या पढ़ा था कि यदि 2 त्रिभुज एक ही समानांतर रेखा के बीच में और उनका आधार अगर सेम हो तो वो क्या होती है, दोनों उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो DBE और ECD दोनों एक ही आधार DE पर है और 2 समानांतर रेखाएं DE और BC के बीच में है, तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इनको हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ECD के। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। यहां पे आप देखिएगा कि समीकरण नंबर 2 में ECD है, ECD यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये किसके बराबर है, ये बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज DBE के। तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, और जब हम इसके जगह पर इसको लिखेंगे, ये जो मैं गोला घेर रहा हूं समीकरण नंबर 2 बराबर हो जाएगा समीकरण नंबर 1 के, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 का हो गया। अब समीकरण नंबर 2 का क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा, अब हम लिख सकते हैं ECD के जगह पे लिख सकते हैं DEB, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, यानी कि दोनों चीजें बराबर लिखी हुई हैं। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हम इसको ऐसे कह के लिख सकते हैं, लिख देंगे समीकरण 1, 2 और 3 से हम लिख देंगे यहाँ पे AD बट्टे DB बराबर है AE बट्टे EC के, और यही हमें सिद्ध करना है। अतः हमारा सिद्ध हो गया। तो उम्मीद है थेल्स परी में आपको समझ में आया। इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको ध्यान में रह जाएगा कि किस तरह से इसको प्रूफ करना है। आपको कारण भी समझ में आया होगा कि इसका रचना हमने क्यों किया है। एक बार जरूर इसको दोबारा देखने का प्रयास कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो।
हम अगले वीडियो में थेल्स परिमेय का विलोम और त्रिभुज से जुड़ी अन्य कसौटियों को करेंगे, कुछ प्रश्न इस पे करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।